हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2023 के विज्ञान के इस प्रश्न पत्र को, जो कि 2023 की परीक्षा में आया था। और ये आपका रहता है 25 नंबर का, और इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का समय मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी नए भाई बहन हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे 2023 से पहले के 2022 हो गया, 2021 हो गया, ठीक है, 2020 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया। इन सभी वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए। तो तुरंत आप चैनल पर जाकर उन क्लासेस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। क्योंकि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न है वो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में। तो चलिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो PYQ की जो प्ले लिस्ट है वो चैनल पर उपलब्ध है, आप तुरंत जाकर चैनल पर देख लीजिए PYQ की पूरी प्ले लिस्ट को। तो सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का आपके सामने स्क्रीन पर है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो ये आपका होता है C2H2, ठीक है, C2H2, ठीक है, यहाँ पर बताया गया। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। एसिटिलीन का जो केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र होता है ये C2H2 होता है। इसे एथाइन या विनाइलिन भी कहा जाता है। ये एक रंगहीन गैस है। कैसी गैस है? जिसके अंदर कोई रंग नहीं पाया जाता, कलरलेस, ठीक है। दिस इज ए कलरलेस गैस है, ठीक है, कलरलेस गैस है यानी कि रंगहीन है। इस गैस के अंदर कोई कलर नहीं होता है। और इसका जो उपयोग है वह ईंधन और रासायनिक निर्माण ब्लॉक के रूप में किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो कच्चे फल होते हैं, ठीक है, उनको पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिन लोगों को यहाँ पर दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं ठीक से, साफ साफ, उन्हें निकट दृष्टि दोष होता है। और इस स्थिति से निपटने के लिए, इस समस्या का निदान करने के लिए, इस रोग को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भैया अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया भी गया कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। अगर ये प्रश्न आ जाता है क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है तो इसी को हम निकट दृष्टि दोष कह देते हैं। ये बिल्कुल उल्टा होता है। अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, जो दूर रखी हुई है, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। और यदि किसी वस्तु को, निकट की वस्तु, किसी व्यक्ति को पास में यानी कि निकट रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है ठीक से, तो हम उसे दूर दृष्टि दोष कह देंगे। ये बिल्कुल अपोजिट रहता है वर्डों के अकॉर्डिंग, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को चिकित्सकीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना हो, मायोपिया में आँख की जो पुतली है, ठीक है, पुतली आई का जो आकार है उसे बढ़ने से प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा सा आगे बनता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे निकट दृष्टि दोष में आप अवतल लेंस का यूज़ करते हैं और इसमें जो वस्तु है, जो दूर की वस्तु, वो साफ साफ या ठीक से दिखाई नहीं दे पाती। पढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। समुद्री तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है? तो समुद्री तल पर दाबमापी के पारे की जो ऊंचाई है वो 76 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। क्या पर्णधार नहीं है? क्या पर्णवृंत नहीं है? क्या पर्व संधियाँ नहीं है? पर्ण फलक नहीं है? तो पर्व संधियाँ जो है वो पत्ती से संबंधित अंग नहीं होता है, ठीक है। जबकि पर्णधार हो गया, पर्णवृंत हो गया, पर्णफलक हो गया, ये सारे के सारे और जो अंग हैं ये पत्ती में होते हैं। जबकि पर्व संधियाँ तने या शाखा का वह भाग हैं जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। तो पर्व संधियाँ क्या होती हैं? ये तने में होती हैं, तने में होती हैं जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, ठीक है। जहाँ से पत्तियाँ निकलेंगी वही आपका पर्व संधियाँ कहलाता है। बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न क्यों। प्रश्न संख्या 5 है। कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप, अपर रूप कौन सा है? ठीक है। क्या ग्रेफाइट है? क्या फुलरीन है? क्या चारकोल है? या फिर
हीरा है, ठीक है। तो कार्बन का आकृष्टीय जो रूप है, ठीक है, आकृष्टलीय रूप ये क्या है, ये आपका चारकोल है, ठीक है। आकृष्टलीय अपरूप क्या होता है, जिस अपरूप में कार्बन परमाणु एक अनिश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, आकृष्टलीय अपरूप कहलाते हैं। जिसके चारकोल हो गया, कोक हो गया, काजल हो गया, ठीक है, ये कार्बन के आकृष्टलीय अपरूप है। और अब इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहीं से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 6, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम बता दीजिए। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं आप देखेंगे। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना ही ऊष्मा संचरण कहलाता है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से यहाँ समझाया भी गया, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर इनके बारे में डिटेल से पूछा जाता है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, बना 1 नंबर में अगर आप यहाँ तक लिख देंगे तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ये चालन के बारे में बताया गया, यहाँ संवहन के बारे में बताया गया, यहाँ पर आपका विकिरण के बारे में बताया गया, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं आसानी से स्क्रीनशॉट लेके। बढ़ाना अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है कि रेगिस्तान का जो जहाज है वो किसे कहते हैं, या बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि रेगिस्तान का जो जहाज है हम ऊँट को बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊँट के जो पैन है वो गद्देदार होते हैं, जिससे ऊँट को चलने और दौड़ने में आसानी होती है। ऊँट से सवारी करने के साथ ही आप भारवाहक कार्य कर सकते हैं। ऊँट लंबे समय तक बिना पानी के भी जीवित रहता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। खाने का जो सोडा और धामन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र और धावन सोडा का जो सूत्र होता है, तो जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3, ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। जबकि जो धावन सोडा होता है इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है यानी कि जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3, ठीक है। ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट आपका ये रहता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि मछली और तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम यहाँ पर लिखना आपको, ठीक है। तो तिलचट्टे के श्वसन अंग का जो नाम है वो श्वास नली है। तिलचट्टा जो होता है उसके श्वसन अंग का नाम क्या होता है, वो उसका श्वसन अंग का नाम होता है श्वास नली। तिलचट्टे का श्वसन तंत्र अनेक श्वास नलिकाओं से बनता है, और ये नलिकाएं बाहर की ओर श्वास रंध्रों द्वारा खुलती हैं। तिलचट्टे में 10 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं, 2 बच्चे में और 8 उदर में होते हैं। जबकि यहाँ पर आगे बताया गया मछली के बारे में, जबकि मछली में श्वसन अंग क्या होता है, गलफड़े, जो उसके गिल्स होते हैं गलफड़े, वो इसके श्वसन अंग होते हैं। यानी कि मछली जो है वो श्वसन करती है गलफड़ों के द्वारा। मछलियों को पानी में घुले हुए ऑक्सीजन के अणुओं को खींचना होता है, इसके लिए उनके खास अंग जो गिल्स होते हैं ये इस कार्य को कंप्लीट करते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 है, पेट्रोलियम को द्रव माना जाता है कि ये क्यों कहा जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम को द्रव सोना, ठीक है, लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है। पेट्रोल की स्थिति धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर, जिसके कारण इसका जो मूल्य है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार सोना भी ठोस वस्तुओं से में महंगा है, ठीक है। सोना क्या है, ठोस वस्तुओं में महंगा है, जबकि पेट्रोल क्या है, ये द्रव वस्तुओं में महंगा है। पेट्रोल की कीमत अधिक होने के कारण इसे द्रव सोना कह दिया जाता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। अनुप्रस्थ है, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में 2 सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ठीक है। ये अनुप्रस्थ तरंगें इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब ये सुरंगें यहाँ पर तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में 2 सुरंगों के बीच की जो दूरी है वो तरंगदैर्घ्य कहलाती है, और इसे आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके लिए आपको अलग से क्लास मिल जाएगी इसी चैनल पर। इसी बात पर कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही आज से आपको मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं इसी चैनल पर, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत जल्दी आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएगा आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि इसी महीने के अंतिम सप्ताह से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं। तो मॉडल पेपर की क्लास जरूर अटेंड कीजिए। इसके साथ साथ जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं इसी चैनल पर, उन क्लासेस को जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। PYQ के जितनी भी क्लासेस हैं आपको सारी क्लास अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उन सभी पेपरों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में रिपीट होंगे। फिर बाद में आप कहेंगे कि हमें पता नहीं था, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद